हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 के बारे में। और ये ज्योग्राफी है, ये 7 क्लास का है, ये चैप्टर नंबर 2 है। और इस चैप्टर का नाम है हमारे पृथ्वी के अंदर। क्या है दोस्तों, हमारे पृथ्वी के अंदर। ये एनसीईआरटी बुक है। तो हमारी पृथ्वी के अंदर इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे। एसएसटी में 60 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें 40 नंबर का क्वेश्चन क्या रहता है दोस्तों, तो जिसमें 40 नंबर का रहता है कंटेंट। और ये ज्योग्राफी है, तो इससे भी लगभग 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ से भी फंसता है। और इस चैप्टर से हमेशा फंस जाता है, ठीक है ना। इस चैप्टर से क्या होता है, तो हमेशा फंस जाता है। और एनसीईआरटी जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो कंसेप्ट क्लियर होने के लिए एनसीईआरटी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। क्या है, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता है। क्या होता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है। आंतरिक जो भाग है उसमें क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है। पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। ये क्या है, पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये पृथ्वी है, ठीक है ना। ये जो आंतरिक भाग है उसको, ये जो अंदर की जो एकदम बीच में जो भाग है, ये अंदर में ये जो लाल दिख रहा है उसे आंतरिक क्रोट कहते हैं। और ये वाला को कहते हैं बाह्य क्रोट, और इसे कहते हैं मेंटल। और फिर स्थल मंडल, ये जो हल्का जो रेड दिख रहा है उसे स्थल मंडल। और जो पतली सी दिखता है बाहर में उसे परपट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो परपट्टी कहते हैं। और ये एक प्यास की तरह ही होता है। क्या होता है, प्यास की तरह होता है, जैसे लेयर बाय लेयर होता है, ठीक है ना। कैसे होता है, तो लेयर बाय लेयर होता है। एक प्यास की तरह ही पृथ्वी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। तेल की खोज में, किस चीज़ की खोज में, तो तेल की खोज में 6 किलोमीटर तक ये खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है। मतलब 6 किलोमीटर खोद चुके हैं, लेकिन पृथ्वी के जो ये आंतरिक जो है इस केंद्र तक पहुंचने के लिए असंभव है दोस्तों। क्या है, तो असंभव है, ठीक है ना। उसका बाद है कि आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। क्या होगा, मतलब इसमें जाने के लिए आपको 6000 गहराई तक खोदना होगा दोस्तों, तब जा कर के यहाँ पर पहुँच पाएंगे। ये 6 किलोमीटर में ये कोई संभव नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है। ये पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्यास की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी है। क्या है, सेकेंडरी परतों से बनी है। जैसे कि यहाँ पर भी एक प्यास की तरह है, एक के ऊपर एक, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो परपट्टी कहते हैं। ये वाला जो एकदम पतला सा होता है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, तो परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। क्या होती है, सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सहित में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। क्या है, 5 किलोमीटर तक है। कहाँ, तो समुद्री सतह में। महाद्वीप संहित मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। क्या है, महाद्वीपीय संहित मुख्य रूप से क्या है, तो सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, इसीलिए इसे Cl और सिलिका तथा L मतलब एल्यूमिनियम कहा जाता है दोस्तों। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है।
इसीलिए इसे सीमय मतलब सिलिका और तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। कितना दोस्तों? तो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है दोस्तों। क्या है? इसकी आंतरिक परत क्या है? तो क्रोड है। इसे देखिए, ये क्या है? तो ये महाद्वीपीय है। उसके बाद ये क्या है? जो ये रेड में दिखाई दे रहा है वो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है, और ये नीला दिखाई दे रहा है ये महासागर है, और फिर ये क्या है दोस्तों? तो ये है महासागरीय प्रॉपर्टी। क्या है? महासागरीय प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, और 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। कितना है पृथ्वी की त्रिज्या? तो 6371 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है ना। और फिर 1% हिस्सा क्या है? तो प्रॉपर्टी है, और फिर 84% क्या है? तो मेंटल है, और 15% हिस्सा क्या है? तो क्रोड है दोस्तों। ठीक है ना। इसको याद रखेंगे। यहाँ से कितने क्वेश्चन बनने का संभावना हो जाता है? तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए कि जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है दोस्तों। क्या होती है? निकेल एवं लोहे की बनी होती है। ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या होते हैं? ये लोहे और निकेल की बनी होती है। ठीक है ना। जो आंतरिक क्रोड है। नेक्स्ट है दोस्तों, तथा इसे नीफे, नी मतलब निकेल तथा फे मतलब फेरस, नीफे, नी से निकेल और फे से फेरस कहते हैं, और केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी ऊंच होता है। क्या होता है? जो ये केंद्र में है उसका तापमान एवं दाब काफ़ी ऊंच होता है। उसके बाद यहाँ पर है शैल एवं खनिज। क्या है? शैल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। क्या है? अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। किसी भी खनिज पदार्थ की प्रकृति को पिंड कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की होती है। शैल क्या होती है? विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की होती है, हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से शैल कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार की होती है। और कौन कौन सा होती है? तो आग्नेय मतलब इग्नियस शैल, फिर अवसादी सेडिमेंट्री शैल, एवं क्रांतिक मेटामॉर्फिक शैल। ये 3 शैल है। इसे हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। और ये फिर क्या है नेक्स्ट में दोस्तों? तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को अग्नीय शैल कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नीय शैल कहते हैं। जैसे द्रव्य मैग्मा जो ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार शैल को अग्नीय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। अग्नीय शैल 2 प्रकार की होती है। अब ये अग्नीय शैल भी कितने प्रकार की होती है? तो ये भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा होती है दोस्तों? तो एक होती है अंतर्भेदी शैल, और दूसरी क्या होती है दोस्तों? तो ये बहिर्भेदी शैल होती है। अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर ही है, क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रव्य मैग्मा ही लावा है। क्या है? आग की तरह लाल द्रव्य मैग्मा ही क्या है? तो लावा है, जो पृथ्वी के
आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। क्या करता है? ये पृथ्वी से निकलकर आंतरिक भाग पर आता है और सतह पर आ जाता है। जब द्रवीय लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। मतलब बाहर आने के बाद ये क्या होता है कि तेजी से ठंडा होकर ये ठोस बन जाता है। क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। और परपट्टी पर इस तरह से बने सेल को बहिर्भेदी सेल कहते हैं। मतलब जो अंदर है वो अंदर से बाहर निकलने के बाद वो ठोस होकर के ठंडा होकर के ठोस बन जाता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं बहिर्भेदी अग्नीय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्भेदी अग्नीय सेल कहते हैं। और इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। मतलब बहुत महीन दानों वाली होती है दोस्तों। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। क्या है? दक्कन के जो पठार है ये बेसाल्ट सेलों से ही बना है दोस्तों। द्रव्य मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। क्या होता है? गहराई के अंदर ही ठंडा हो जाता है। मतलब पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी अग्नीय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अंतर्भेदी अग्नीय सेल कहते हैं दोस्तों। और ये धीरे धीरे ठंडा होने के कारण, मतलब जो बहिर्भेदी सेल था वो क्या होता था? तेजी से ठंडा होता था। लेकिन ये अंदर में ही क्या हो रहा है कि अंदर में एकदम धीरे धीरे ये ठंडा होने के कारण ये क्या होता है दोस्तों? तो ये अंदर में धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दाने का रूप लेते हैं। क्या होते हैं? इसमें महीन दाना हुआ दोस्तों बहिर्भेदी सेल में, और अंतर्भेदी में क्या हुआ? तो यहाँ पर बड़े दाने का रूप ले लेते हैं। इससे ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। क्या? तो ग्रेनाइट एक ऐसा ही सेल का उदाहरण है। मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। क्या होते हैं? वे ग्रेनाइट के बने होते हैं दोस्तों। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जीवाश्म किसे कहते हैं? तो दोस्तों सेलों की परतों में दबे मृत पौधों दोस्तों, मतलब सेल में जो मृत पौधे होते हैं वो दब जाते हैं। वो दबे पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं दोस्तों। क्या होता है कि जो जीवाश्म जो सेल होते हैं वो सेल क्या करते हैं? मृत और पौधों एवं जंतुओं को दबा देते हैं और फिर उससे क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं जीवाश्म। ठीक है ना? और इसके बारे में तो हम लोग ऊपर देख लिए हैं ना। अब फिर यहाँ पर सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो अवसाद कहते हैं। जैसे छोटे छोटे कणों में वो लुढ़क कर टूट जाते हैं उसे अवसाद कहते हैं। और अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। जैसे छोटे छोटे टुकड़े हैं लेकिन ये क्या होता है? ये एक जगह जमा हो जाते हैं। जमा कर दिए जाते हैं। ये आदर्श अवसाद दबकर एक कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। मतलब अवसादी सेल किसे कहते हैं? तो जो एक छोटे छोटे जो पत्थर टूट कर छिटक कर एक सेल बनते हैं और वो अवसाद सेल बनते हैं। उसका बाद वो क्या बनते हैं? एक जगह जमा हो जाते हैं। जमा हो जाने के बाद वो क्या हो जाते हैं? उसे अवसादी सेल कहते हैं। और फिर उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। क्या होता है? बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर क्या थे? तो रहे हैं, जीवाश्म भी हो सकते हैं। क्या दोस्तों? जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण क्रांतिक सेलों में परिवर्तित हो सकती है। मतलब क्रांतिक जो सेल है वो परिवर्तित हो सकती है। अवसादी सेल कब? तो उच्च ताप और दाब के कारण ये क्रांतिक सेल में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए दोस्तों चिकनी मिट्टी, स्लेट में एवं चूना पत्थर, संगमरमर के परिवर्तित हो सकते हैं।
में परिवर्तित हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या है, तो ये क्रांतिक सेल में परिवर्तित अवसादी सेल, अवसादी सेल यानी क्रांतिक सेल में परिवर्तित, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्या है, सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है और कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। क्या क्या बनाने के लिए किया जाता है, तो ये सड़क हो गया, घर हो गया, इमारत हो गया, ये बनाने के लिए काम किया जाता है। और आप पत्थरों का उपयोग कई लेखों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, मिट्टू, और ये क्या है, तो चिबड़ी और स्तूप या कीट की, और 5 पत्थर गिट्टी आदि आप अपने दादा दादी, माता पिता और पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। अब यहाँ पर 2 क्या है, इमारतें हैं। अब इस इमारत को पहचानिए दोस्तों और बताइए कि कौन कौन सा ये बना हुआ है। तो दोस्तों ये लाल किला है और ये ताजमहल है। तो आप बताइए कि ये ताजमहल किस चीज़ से बना हुआ है और लाल किला किस चीज़ से बना हुआ है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आप लोगों को देखने के लिए ये दोनों में से में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। ये लाल बलुआ पत्थर से किस इमारत बना हुआ है और संगमरमर से किस इमारत बना हुआ है, ऐसे टाइप में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लाल किला क्या चीज़ से बना हुआ है, तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और ये ताजमहल है दोस्तों, तो ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। क्या, तो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कहीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सेल चक्र कहते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। आप देख सकते हैं ये क्या है, तो एक सेल चक्र है, ठीक है ना। और ये एक दूसरे के दाब की वजह से ये क्या बनते जा रहा है, तो ये एक दूसरे के दाब से एक दूसरे में परिवर्तित होते जा रहा है, ठीक है ना। सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रव्य मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नीय सेल बन जाता है। मतलब जो मैग्मा है वो ठंडा हो करके ठोस अग्नीय सेल बनता है। क्या होता है, ठोस अग्नीय सेल बनता है दोस्तों। उसके बाद अग्नीय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर, अग्नीय सेल क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल बनते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आया, ये अवसाद हुआ। अब फिर ये एक जगह फिर क्या हुआ, दूसरे में निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद ये क्या हुआ, स्थानांतरित हुआ, तो ये अवसादी सेल बन गया। क्या हो गया, अवसादी सेल बन गया। और ताप एवं दाब के कारण ये अग्नीय एवं अवसादी सेल क्रांतिक सेल में बदल जाते हैं। क्या होते हैं, क्रांतिक सेल में बदल जाते हैं। किस कारण, तो ये ताप और दाब के कारण ये अग्नीय और एवं अवसादी जो सेल है वो क्रांतिक सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण, मतलब ये हद से ज़्यादा यहाँ पर ताप और दाब पड़ रहा है, तो उसके कारण क्या होता है, तो क्रांतिक सेल पुनः पिघल कर, देख सकते हैं, क्रांतिक सेल पुनः पिघल कर द्रव्य मैग्मा बन जाती है। क्या होती है, द्रव्य मैग्मा बन जाती है, द्रव्य मैग्मा बन जाती है, ठीक है ना। और यह द्रव्य मैग्मा पुनः ठंडा होकर क्या होता है, पुनः ठंडा होकर अग्नीय सेल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर पुनः यहाँ से निकल के यहाँ आया, आने के बाद ये क्या हुआ, तो ये ठंडा हो करके पुनः अग्नीय सेल बन जाता है। ये एक क्या है, तो चक्र है, सेल चक्र है। और एक दूसरे को दाब की वजह से ये बदलते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है कि सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। मतलब सेल एक खनिज से नहीं बनी हुई है, बल्कि ये विभिन्न खनिजों से बनी है। खनिज प्रकृति रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म
निश्चित रासायनिक और मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है। क्या होता है? कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इसका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। ठीक है ना? तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है ना? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।